ठीक है। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराती है। जो लोग तैयारी करना चाहते हो, वो जानकारी करना चाहते हो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक कर रहे थे हम लोग, पिछले क्लास में न्यूमेरिकल कराए थे और अब आगे एक दो न्यूमेरिकल और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसका ये फिगर दे रखा हमने और साथ ही एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। तो मैं इस फिगर को पहले समझाता हूँ। ये एक कट ऑफ वोल्टेज है, वोल्ट के टर्म में दे रखा है, और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या दे रखा है, ये कि फ्रीक्वेंसी 1 2 3 अप टू 10 तक लिखा है, और इधर पोटेंशियल दे रखा 1 2 3 4 ऐसे दे रखा पोटेंशियल। ग्राफ को अगर देखते हैं हम लोग तो क्या दे रखा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से शुरू होता है, ये इंक्लाइंड है इस तरह से 4.5 हर्ट्ज, और ये क्या दे रखा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज 10 टू द पावर 14 10 टू द पावर 14 में दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी है अगर देखा जाए तो 4.5 10 टू द पावर 14 से ये शुरू हो रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी है ये हमारा यहाँ से इंसिडेंट होकर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, ये आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, मगर पोटेंशियल सिर्फ इतना ही अप्लाई है, और ये 10 तक जाता है, 10 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। आगे इसी फिगर के बेस पे ये क्वेश्चन लिखा हमने, क्या दे रखा है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम shown in the figure shows the plot of cut-off voltage versus frequency। ये कट ऑफ वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोगों ने एक ये ग्राफ प्लॉट किया है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट रेडिएट इंसिडेंट कर रहा है उसका हम लोगों ने ये प्लॉट किया है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, ठीक। ये दो पार्ट दे रखा है। इस फिगर में जब देखते हैं हम लोग तो जो सबसे कम यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हुआ है, या ये समझिए कि कट ऑफ वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम लोग दिखाते हैं तो क्या दे रखा है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। जो एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन का या फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो दे रखा है, जो वोल्टेज यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज जो है 0 होता है, कट ऑफ वोल्टेज 0 दिखा रहा है, या यूँ कह सकते हैं वोल्टेज जो होता है हम लोग एनर्जी को दिखाते हैं दो टर्म में दिखाते हैं। एनर्जी जो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिखाते हैं और जूल में भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे जो एनर्जी है वोल्टेज में दे रखा है, इन टर्म ऑफ वोल्टेज में दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। कितना हम लोग वोल्टेज लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा 4.5 10 टू 14 हर्ट्ज का मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे दिखा रखा है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो ये हम लोग एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद एक वो दे रखा हमारा लिमिट दे रखा है कि ये जो है ना यहाँ पहुँचने के बाद इसका जो एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है,
ये वोल्ट में दे रखा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो इतना एनर्जी के बराबर है ये। ठीक, अब हमसे बोला है कि पहला बताइए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना है इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए? ये 4.5 10⁻14 हर्ट्स, इतना हमें फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए। ग्राफ देख के ही लग रहा है, इधर तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट यहाँ पे आके एमिट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये हम लोग फिगर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे दे रखा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसको न्यू नॉट से दिखाते हैं हम लोग। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.5 10⁻14 हर्ट्स, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये हम लोग डायरेक्ट, ये हमारा पहला आंसर ही हो गया। फिगर लेकिन देखना है हमें, फिगर देख के बताना हमें। ठीक है, कितनी बात सुनिए। अब हमसे क्या बताया कि वर्क फंक्शन बताना, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम। तो वर्क फंक्शन तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट मिलेंगे। तो वर्क फंक्शन जो होता है, वन फंक्शन ऑफ सोडियम, यहाँ पे सोडियम एलिमेंट का दिखा रखा पूरे ग्राफ से। तो वर्क फंक्शन को W नॉट से दिखाते हैं और ये H न्यू नॉट के बराबर होता है, H न्यू नॉट के बराबर होता है। H का जो वैल्यू है होता है ये प्लैंक कांस्टेंट का 6.6 10⁻−34 जूल सेकेंड है ना, जूल सेकेंड होता है ये। और फ्रीक्वेंसी दे रखा हमारा 4.5 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है ना, हर्ट्स एंड सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हर्ट्स 1/सेकेंड होता है, कैंसिल कर दो, जूल बच जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻−34 है और वो 14 है, तो 20 के आसपास बच जाएगा, 10⁻−20। और ये 4.5 को 6.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ये 2.97 10⁻−19 जूल आ जाएगा ये। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6.6 को 4.5 से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो वो 10⁻−20 तो था ही था, इसमें आएगा एक बेसिकली ये 29.7 आएगा। ये 29.7 आएगा। फिर उसको एक डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.9 आएगा, 10⁻7 नहीं सॉरी 10⁻−19 जूल, ये हमारा आ गया। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो क्या करते हम लोग, ये जो है 2.97 10⁻−19 जूल था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻−90 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ये, इतना। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? ये तो बहुत ही आसान है, वर्क फंक्शन निकाल दिया, ये जूल में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो इससे डिवाइड कर लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो फोटोसेल है। तो फोटोसेल को समझते हैं क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है फोटोसेल। तो इसको करने जाने से मैं मिटाता हूँ। सेल तो जानते हैं हम लोग, सेल होता है अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल होता है, बैटरी होता है हम लोग का, तो वो केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा फोटोसेल, तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट, फोटो मीन्स लाइट into electricity, a device which convert light energy into electricity is called photocell। ठीक है, देखते हैं इसको, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोटोसेल, a device which convert light energy
light energy into electrical energy is called फोटोसेल। ठीक है ना, फोटोसेल। फोटोसेल जो एक डिवाइस है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो फोटोसेल काम कैसे करता है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हम लोगों ने एक तो फोटोसेल का डेफिनेशन दिया था, इसे हटा देते हैं, समझ में आ गया। ये लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग फोटोसेल बोलते हैं। और एक जो जनरल फोटोसेल का जो डिवाइस है, वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के फोटोसेल के डिवाइस आ रहे हैं, लेकिन एक जनरल जो फोटोसेल का जो डिवाइस होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, वो हम ये एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। क्या है ये एक शीट होता है, इसको सी से दिखा रहा है, ये कैथोड है। ये शीट है ये कर्व सरफेस की तरह होता है। कितनी बात सुन, इस पे उस मटेरियल का कोटिंग करते हैं जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, यानी थोड़े से भी लाइट अगर आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से एमिट हो जाएगा। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। कितनी बात सुनी, कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है ये, और उसके जस्ट आगे, यानी कि ये इस तरह से, जैसे ये प्लेट लगा हुआ है, ऐसे कर्व करके लगा हुआ है, ऐसे जैसे आजकल टीवी के डिस्क विस्क लगते हैं ना, डिस्क एंटेना लगाते हैं, तो ऐसे लगा हुआ है पूरा, ऐसे पूरा ऊपर से। उसके सामने जो है ना एक एनोड लगा दिया गया है, एनोड लगा दिया गया है, वो कलेक्टर कहलाता है। ये तो एमीटर होता है। क्या होता है कि जब लाइट सरफेस पे आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगता है कैथोड से। चूँकि वर्क फंक्शन बहुत कम होता है तो थोड़े से भी लाइट आते हैं तो ये फिर इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है। वो जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये एक कैथोड जो है, सॉरी एनोड जो है, उसके बहुत करीब होता है, वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको हम लोग एक बैटरी के थ्रू, हाई टेंशन बैटरी है, यहाँ से हम लोग एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ये हाई टेंशन वायर से एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन चले। ठीक है, तो ये वैसे भी अट्रैक्ट करता है, और इस टेंशन की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ, यानी एनोड की तरफ चला जाता है। उसे एनोड जो है ना, एनोड इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है, उसे कलेक्टर बोलते हैं हम लोग। अब वो जो एनोड है, इस पोटेंशियल के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन जो इसमें एनोड पे कलेक्ट होता है, इसके थ्रू वो इसमें चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन इसमें चलने लगता है ऐसे। कितनी बात में। और यहाँ हमारा एक एमीटर लगा हुआ है, माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶, यानी बहुत कम करंट भी अगर आता है तब भी वो रीड कर लेगा इसको और बताएगा कि कितना करंट एमिट हो रहा है, वो करंट इसे चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा एक इसको जो फोटो एमिशन सेल हमने ये नाम रखा, जनरल है। ऐसे तो और भी कई तरह के आते हैं मार्केट में, लेकिन एक जनरल जो उसके कंपोनेंट लगाते हैं फोटो सेल के अंदर, वो इस तरह से होता है कि एक प्लेट होता है, कैथोड कहलाता है, जिसपे लाइट इंसिडेंट करता है। उस लाइट की जो एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। सामने उसके एक एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की वजह से वो एक करंट चलने लगता है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ, माइक्रो एमीटर, कम से कम भी करंट को मेजर कर लेगा। जितना ज़्यादा इसमें करंट होगा उतना ही ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने बताया था कि कितने फोटोन्स एट ए टाइम उस सरफेस पे गिरते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ज़्यादा करंट दिखेगा। तो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पीछे हम लोगों ने कराया है। तो यहाँ कितना करंट चल रहा है, स्ट्रेंथ कितना है करंट का, उसी से पता चलता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि जो जितना इंटेंसिटी होगा
उसी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इंसिडेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो ये एक हमारा जनरल एक फोटो डिवाइस का एक कंपोनेंट्स है, एक जो नॉर्मल जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए, ये हो रहा है। अब देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो कॉमनली यूज़ है किस किस तरीके से वो होता है, वो हम बता रहे हैं। इसे नोट कर लिए, बनाइए ज़रा डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, ये एक हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। वैसे तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कई तरह के हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कई तरह के, कुछ नाम दे रखा है, मैं उसके नाम को लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है ना। तो जैसे पहले दे रखा सबसे टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है ना। सबसे पहला दे रखा फोटो एमिशन सेल, ये एक सेल है। दूसरा टाइप का दे रखा फोटो कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल। ठीक है ना। तीसरा दे रखा फोटो वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। कितनी बात सुनी। ये 2-3 टाइप के सेल कॉमन है। अब जैसे ये वाला जो सेल हमने जो बना कर रखा है, ये कौन सा सेल है, फोटो एमिशन सेल, ये पहले वाला टाइप का है। ठीक है ना। इसमें सब में फोटोन है, फोटो मतलब लाइट का यूज़ करेंगे, और उससे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको हम लोग कंडक्टिंग सेल के लिए बना सकते हैं या वोल्टिक सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के यूज़ की वजह से ये सेल के टाइप बनाए गए हैं, लेकिन मेन जो कॉज है करंट का वो लाइट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है ना। कितनी बात सुनी। ये जैसे जो सरफेस है ये वाला, इसको जो कोटिंग हम लोग करते हैं, ऐसे मटेरियल का कोटिंग करते हैं जिसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम होता है। जैसे इसमें दे रखा ऑक्साइड ऑफ सोडियम, रिबोडियम, पोटेशियम, ये इसका कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब क्या है कि एक मेटल है उसके ऊपर एक कोट कर दिया गया है, कोट। जैसे हम लोग कैसे मिरर पे कोटिंग होती है, ऐसे इस पे कोट बना दिया गया। वो ज़्यादा सेंसिटिव है लाइट का, लाइट पड़ते इलेक्ट्रॉन बहुत देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रिबोडियम। इसका ये वाला कोटिंग है, ये ब्लैक कोटिंग जो दे रखा है इसके, ये सरफेस पे कैथोड के ऊपर ये लगा हुआ है। और ये तो हमने बताई एवैक्यूएटेड ग्लास का क्या मतलब हुआ, ग्लास के अंदर कोई भी एयर नहीं है। जब एयर नहीं होगा तो क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। एयर होने से रेजिस्टेंस होता है, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन का फ्रीडम उतना नहीं होता, इसे इजीली फ्री मूव नहीं करता। यहाँ पे एवैक्यूएटेड ग्लास रखने से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री होकर मूव करता है। ज़रा सा भी पोटेंशियल देंगे तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलने लगता है। तो ये दे रखा हमारा फोटो एमिशन सेल का एक डायग्राम, और हम लोगों ने ये 2 पार्ट्स दिखाया। आगे बताया क्या एप्लीकेशन क्या है, फोटो एमिशन सेल या फोटो वोल्टिक सेल या फोटो कंडक्टिव सेल या जो भी फोटो सेल्स है, इनका कहाँ कहाँ कॉमनली यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल्स। अगला कर रहे हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे फोटो सेल्स का यूज़ है। कैसे वो काम करता है उसके बारे में जरा सा देखते हैं। सबसे पहला जो दे रखा है, सिनेमा बनाने में फिल्म बनते हैं ना, फिल्म, उसमें फोटो सेल का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, तो पहले मैं इसको इन सिनेमेटोग्राफी, ठीक है ना, सिनेमेटोग्राफी में इसका यूज़ करता है। कैसे यूज़ करते हैं, क्या बताते हैं कि फोटो सेल से उस पर लाइट पड़ता है, फोटो सेल पे लाइट पड़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, वो करंट बन जाता है। ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी करंट में कन्वर्ट हो गया, उस करंट को वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोन को पहले इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से
हम वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हम लोग? वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। वेव में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो पिक्चर चल रहा होता है वो दोबारा से साउंड बना देते हैं उसको, वेव को। जैसे हम लोग का क्या आता है, ये मेरा जैसे हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग? जैसे हम लोगों ने हेलो कहा तो हेलो तो यहाँ से वहाँ तक जाएगा नहीं, तो उसके अंदर मोबाइल के अंदर डिवाइस है, जो मेरा साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक से फिर वेव बना देता है, और वो जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट के स्पीड के बराबर होता है। उतने स्पीड से वो वेव निकल जाता। कौन सा वेव? कौन सा वेव? हेलो। जो हेलो हमने कहा था वो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर वेव बन जाता है। वेव फिर 3 लाख के स्पीड से चलने लगता है। और हम लोगों ने बताया है कि लाइट की जो स्पीड है, इस अर्थ को 1 सेकंड में 7 दफ़ा से ज़्यादा चक्कर लगा लेता है। 1 सेकंड में 7 दफ़ा से ज़्यादा, यानी लगभग 7.5 पौने 8 बार चक्कर लगाते हैं अर्थ को। यानी 1 सेकंड में 8 बार चक्कर लगाने, मतलब कोई भी आदमी कहीं पे भी वहाँ पहुँच जाता 1 सेकंड से पहले पहले, अंदर ही अंदर में। तो वो जो हमारा जो साउंड बनता है, जो वेव बन गया है, वो उसके मोबाइल में रिसीव हो जाता है। वो उसके मोबाइल में रिसीव होता है वेव के फॉर्म में, फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, फिर उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसे कान पे सुनाई देता है हेलो। कितनी बात सुनी? नहीं, कितनी सेंडर से, सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है उससे लेकर रिसीवर तक कितनी दफ़ा वो एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे से तीसरे, फिर वेव से फिर रिसीवर के पास, फिर वो दोबारा रिवर्स ऑर्डर में वो साउंड में वापस आ जाता है, और फिर सामने वाले को सुनाई देता है, हेलो कहा जाता है, चाहे वो कितना दूर क्यों ना हो। ठीक है ना? कितना ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि वो वेव बन जाता है, उसकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 3 × 10⁸ के मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगता है। और फिर वहाँ पे उसके बैटरी के अंदर या उसके मोबाइल के अंदर ऐसा सिस्टम है कि लो साउंड को भी हाई साउंड बना देता है। ठीक है ना? जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफर में पड़ा था, ऐसे साउंड को, लो साउंड को भी हाई साउंड बना के सुनाने लगता है। ठीक है ना? तो उस तरह से ये साउंड चलता है। ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी में क्या बताया है कि जैसे फोटोन आते हैं, वो एक जहाँ पिक्चर बन रहा, तो वो डिवाइस पे फोटोन पड़ता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, करंट बन जाता है। करंट बनने के बाद वो दोबारा से वेव बन जाता है। ठीक है? वेव बनने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है वेव के फॉर्म में, वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। जो पिक्चर चल रहा वो उसके थ्रू ही आवाज़, जो साउंड था ना, जैसे मैंने बोला, तो वो जो बोलेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक उस पर जाएगा, उससे करंट बनेगा, वो करंट बनने के बाद वो दोबारा से वेव बन जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा साउंड के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है? वो स्टोर हो गया। अब जब भी कभी आप पिक्चर चलाओगे तो जैसे जैसे पिक्चर चलेगा वो रिवर्स प्रोसेस करेगा। रिवर्स प्रोसेस का मतलब वो तो स्टोर है वेव के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो साउंड वो निकलेगा, हमारा एक्शन एक तरफ चल रहा होगा, वो साउंड एक तरफ चल रहा होगा, और वो साउंड और वो साउंड और एक्शन दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो वेव बोला तो मैं ही था, जिसको डायलॉग है, जो बातें बोलनी है वो बोला गया, लेकिन वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया गया है पिक्चर के सिंक्रोनाइज्ड करके, पिक्चर को सिंक्रोनाइज करके। लेकिन वो एनर्जी जो बना है वो फोटोन के हिसाब से बना। जैसे एक फोटोन आया, लाइट बना, करंट बना, साउंड को वेव बनाया और फिर उसने स्टोर कर लिया। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन बताते क्या कि सिनेमेटोग्राफी में साउंड को स्टोर करते और फोटोन यानी लाइट को यूज़ करके और एनर्जी को बनाते, फिर स्टोर करते और उसको फिर पिक्चर के साथ चलाते हैं। वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक का या फोटोन का यूज़ होता है, फोटो सेल का यूज़ होता है। तो एक दे रखा सिनेमेटोग्राफी में, दूसरा दे रखा है काउंटिंग डिवाइस में। इन
काउंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। ये काउंटिंग डिवाइस में इसमें यूज़ करते हैं फोटो सेल को। काउंटिंग डिवाइस में कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं कि क्या है कि एक डिवाइस है, समझ लिए, लिखना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। क्या होता है कि एक जैसे मान लो कि हम ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाना है तो ज़ाहिर है एक डोर है, उससे आपको जाना है। तो वहाँ पे क्या किया गया है कि एक तरफ से लाइट को एमिट करते फोटो सेल पे, ठीक है ना। तो फोटो सेल पे क्या होगा, एक लाइट ऐसे पड़ रहा है, उसमें करंट बन रहा है। अब मैं गया जिस वक्त, जो ऑफिस में जाएंगे तो जिस वक्त हम जाएंगे तो लाइट को रोक देंगे। मान लो इधर हमारे लेफ्ट में लाइट सोर्स है, उसको रोक देंगे, तो उस वक्त वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगा, नहीं लाइट जाएगा नहीं, तो उस वक्त वहाँ पे करंट कम हो जाएगा, उस पर करंट कम हो जाएगा। क्योंकि लेज़र लाइट से तो करंट चल रहा था, उस पर लगातार करंट निकल रहा, फोटोन इलेक्ट्रॉन जा रहा, उसमें जा रहा, दिख नहीं रहा लेकिन वो तो जा रहा है क्योंकि लेज़र लाइट है या कोई भी वेव होगा, फोटोन होगा। अब अगर हम जाएंगे तो जिस वक्त उसको क्रॉस करेंगे लाइन को, बीम ऑफ लाइट को, तो वो यहाँ रुकेगा या यहाँ रुकेगा। जब रुकेगा तो वहाँ पे करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो उसको एक बार कटा तो एक बार उसने काउंट कर दिया उस डिवाइस ने। तो इस तरह से बनाया गया कि जितनी दफ़ा लाइट कट होगा उतनी दफ़ा वो नंबर काउंटिंग करते रहता है, और फिर उसको डिस्प्ले पे आपको दिखाता रहेगा कि इतना हो गया, इतनी बार लाइट कट गया, इतनी बार लाइट का कट गया, और वो काउंट करके दिखाता रहा कितने लोग आ गए अंदर, कितनी बार सुनी। ऐसे ही नोटों की गिनती की मशीन भी आती है, नोट की गिनती के। अब बहुत सारे जब नोट हो जाते हैं तो गिनती, जैसे बैंक में तो मशीनें आ रही हैं आजकल, उसमें लगा के छोड़ दिए, वो ग्रर करके गिन के छोड़ देती है, इतना रुपया हो गया, ठीक है। तो वो भी इसी तरह का डिवाइस है। जब वो एक नोट गुजरेगा तो वो लाइट को कट करेगा, क्योंकि लाइट की तो बहुत स्पीड है ना, तो बहुत थोड़े से गैप को भी रीड कर लेता है। जैसे बहुत जल्दी जल्दी लोग जाएंगे तो बीच में बार बार तो कट होगा ना। ये जैसे मान लो ये लेज़र लाइट नहीं, काउंटिंग बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी जा रहे हैं, तो जब जल्दी जल्दी जाएंगे तो बीच में बार बार कट 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 करके आएगा, तो वो कट कट करके गिनते चले जाएगा उसको भी। तो ऐसे ही नोटों की भी गिनती है, इस तरह का डिवाइस। तो जो काउंटिंग डिवाइस है, कहीं पे भी अगर काउंट करना है कि कितने लोग आए, कितने लोग इन है, कितने लोग आउट है। अब इतने बड़े स्टेडियम में होता है ना, क्रिकेट मैच होता है तो दिखाता है 1,20,000 लोग बैठे हुए, ऑडियंस बैठा हुआ, तो गिना किसने? काउंटिंग डिवाइस ने गिना। जितने इंट्रेंस है सब पे लगा हुआ है, वो सब काउंट करके अपना बता दिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर है उस पर जा रहा है, वो टोटल करके दिखा रहा है, इतने लोग इन करके, इतने लोग इन करके, कोई गिन नहीं रहा वो, कितनी बात में। तो इस तरह से काउंटिंग डिवाइस में फोटो सेल का यूज़ होता है। आगे दे रखा, अगला एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये देखिए, इन बर्गलर्स अलार्म, ये क्या होता है, जैसे हमारे घर में रात में क्या करते हैं, सो जाते हैं तो कोई चोर, कोई अनवांटेड पर्सन घर में आ सकता है, सामान चोरी कर सकता है, लूट सकता है। तो उसको अलार्म, मतलब पहले ही पता चल जाए कि वो घर में आ गया, तो क्या करते हैं, जैसे गेट वेट पे या जहाँ पे भी इंट्रेंस है वहाँ पे इस तरह का लगा देते हैं, ठीक है ना। उसको लगा दिया, एक तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज का या हाई फ्रीक्वेंसी रेज का आ रहा है, एक कप का डिवाइस लगा, फोटो सेल्स डिवाइस लगा हुआ है, वो रेज जा रहा है। अगर एक आदमी हमारे घर में मान लो 10 बजे के बाद आ गया, ठीक है ना, तो जैसे वो जाएगा वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे करंट का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो अलार्म बजने लगेगा, उस कनेक्ट में से करंट घट जाएगा। करंट घटेगा तो बहुत सारे डिवाइसेज आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग स्विच नीचे करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है ना। जनरल तरीका तो हमारा ऐसा है कि स्विच को नीचे करते तो लाइट ऑन हो जाता है, और ऊपर करते तो ऑफ हो जाता है, ऐसे ही तो है। लेकिन बहुत एमसीबी है, एमसीबी उल्टा है, ऊपर करोगे तो चलने लगेगा, नीचे करोगे तो बंद हो जाएगा, पता है कि नहीं, उल्टा सिस्टम है उसका। वो हम लोग लगता है डायोड के थ्रू, ठीक है ना, डायोड के थ्रू, यानी ऑफ करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी जैसे एक आदमी गया तो लाइट रुक गया उसका, लाइट जब रुक गया तो इधर जो है ये ऑफ हो गया, ऑफ होने का मतलब वो ऑन हो गया, और पता चला अलार्म बजने लगा, ठीक है ना, अलार्म बजने लगा, और फिर घर वालों को या जहाँ पे भी है उसको पता चल गया कोई आ गया, कोई एंट्री किया, दरवाजे पे कोई एंट्री किया है। तो
तो इस तरह से बहुत सारे जगहों पे आजकल घर में भी, ऑफिसेस में भी इस तरह से लगा देते हैं। और अब तो ये भी हो गया कि मोबाइल ऐसा हो गया कि वहाँ पे अलार्म बजेगा, आपके मोबाइल में बजने लगेगा कि ऑफिस में आप अपने घर पे हो, मगर ऑफिस से का कोई दरवाज़ा रात में एंट्री किया है, रात में कोई ऑफिस में एंट्री किया है, तो आपको घर पे मोबाइल पे बजने लगेगा कि ऑफिस में कोई एंट्री किया है। वो इसलिए कि वहाँ पे लगा हुआ बर्गलर अलार्म, ये लगा हुआ इस तरह का, वहाँ बजेगा, उसका कनेक्ट कर रखा मोबाइल से, मोबाइल पे आपको बजने लगता है। ठीक है ना, वो अलार्म बजने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑफिस में कोई घुसा है, फिर आप यहाँ से जो भी करना करें। तो इस तरह से क्या होता है कि रात में कोई अनवांटेड या ऐसे लोग जो आ जाते चोरी करने, लूटने, तो उनसे आने से पहले मुझे पता चल जाए कि वो आ गया है या कोई घर में एंट्री किया है, उसके लिए भी हम लोग फोटो सेल का यूज़ करते हैं। कितनी बात सुन में ही आगे चले हम लोग। ये भी दे रखा, अगला जो 4th नंबर दे रखा, इन फायर अलार्म। जैसे किसी ऑफिस में आग लग जाएगा ना, तो पहले पता चल जाएगा, आग लगते ही पूरे ऑफिस को अलार्म बजने लगेगा कि ऑफिस में आग लग गया कहीं पे, किसी भी सेक्शन में। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ इस तरह के आग लगने के वो है, ख़तरा है, वहाँ वहाँ इस तरह के फोटो सेल लगा दिए गए हैं। जैसे किसी वजह से अगर आग लगता है तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, अब वहाँ पे फोटो सेल लगा हुआ है, तो जितना नॉर्मल करंट उसका अल्ट्रावायलेट से बन रहा है, अब उसके गर्मी की वजह से वो ज़्यादा करंट बनाएगा, और उस ज़्यादा करंट बनने की वजह से वो अलार्म बजने लगेगा। क्योंकि नॉर्मल करंट पे तो ठीक है, अगर ज़्यादा करंट चलने लगा तो वो अलार्म बजने लगेगा। और इस तरह से पता चलेगा कि बिल्डिंग में या ऑफिस में या कहीं पे भी आग लग गया है, तो अलार्म बज रहा है। उसी हिसाब से फिर पूरी बिल्डिंग, ऑफिसेस खाली किए जाएंगे, वरना फिर आग का भागदड़ मचती है, उसमें भगदड़ मचती है तो लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले पता चल जाता है, जहाँ लगा हुआ है लोग अपना आराम से निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है, और एक दो एप्लीकेशन दे रखा है कॉमन सा, वो मैं बताता हूँ। क्या दे रखा है, फोटोग्राफिक कैमरा। ठीक है, जो फोटोग्राफिक होते हैं, जैसे फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी कैमरा लगता है। पहले तो हम लोग लाइट के इंटेंसिटी से करते थे, जैसे हम लोग पहले कैसे कोडाक का कैमरा होता था, तो ऐसे इधर दबाते थे तो उसका कवर का ढक्कन निकलता था, फिर फोटो खींचता था। ठीक है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होता था, वैरी करता था। अब उसी की जगह पे हम लोग फोटो सेल लगा रखा है। ठीक है, इंटेंसिटी वैरी करता रहता है लाइट का, फोटो उनका किसी भी, जैसे कोई गया, जैसे अभी कोई नहीं गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस फोटो सेल में तो कोई आएगा नहीं, कोई गया ही नहीं यहाँ पे। बात समझ आ रही है, अगर कोई नहीं गया यहाँ पे तो फोटो सेल पे कोई पिक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि जो लाइट है सीधा जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर कोई जाएगा तो उसके बॉडी पे लाइट पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर उस कैमरे में पड़ेगा, तो फिर वो उसका पिक्चर उस पर बन जाएगा। उसमें खड़ा है कुछ भी, जैसे आजकल हम लोग स्ट्रीट लाइट में कैमरा लग रहा है ना, आजकल गलियों में घर के दरवाजे पे कैमरा लगा रहे हैं, तो वो कैसे करता है, अगर कोई आदमी दरवाजे पे आता है तो वो उस पर लाइट जो पड़ता है, अंधेरे में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आजकल नाइट कैमरा भी आ गया है, लो इंटेंसिटी पे भी काम कर जाता है, अंधेरे में भी काम कर रहा है। तो लेकिन लाइट वाला अगर मान लेते हैं तो लाइट जैसे खड़ा है तो आपके दरवाजे पे लाइट जल रहा है, उसके बॉडी से पड़ेगा, उस पर कैमरा में आ जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी उसमें आएगा और कैमरा में फ़ोटो आ रहा है, बन रहा है। अगर आपके घर के अंदर जो कनेक्ट है लैपटॉप या किसी से, तो आपको आपके लैपटॉप पे देखिएगा दरवाजे पे कौन खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से फोटोग्राफिक कैमरा भी यूज़ कर रहे हैं, और ये काम हो रहा पूरे फोटो सेल के हेल्प से। ऐसे ही दे रखा हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल स्ट्रीट लाइट सिस्टम। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है, रात में जैसे एक्सप्रेसवे पे लाइट को जलना है, बुझना है, तो कौन जलाएगा, कौन बुझाएगा, या स्ट्रीट लाइट कौन जलाएगा, कौन बुझाएगा, तो उसमें फ़ोटो सेल लगा दिया गया, और उसके जो है इंटेंसिटी, यानी लाइट के इंटेंसिटी से मॉनिटर कर दिया गया। जैसे सुबह होंगे ना तो धूप निकलेंगे उधर से, जब धूप निकलेगा तो लाइट ज़्यादा पड़ेगा, लाइट ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा करंट बनने लगा, एक सर्टेन लिमिट से करंट बढ़ेगा, वो लाइट सब बुझ जाएगा, स्ट्रीट लाइट सब बुझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा जब हो रहा है तो वो एक सर्टेन डार्कनेस आ जाएगा, तो उसके बाद वो बिल्कुल लाइट उस पर कम पड़ेगा फोटो सेल पे, और फिर जब एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जल जाएगा वो अपने आप से। तो ऐसे सुबह और शाम के लाइट के इंटेंसिटी के बेस पे फोटो सेल बना के लगा दिया गया। स्ट्रीट लाइट में किसी को जलाने की जरूरत, तो अपने आप से जलता है, अपने आप से बुझता है।
ठीक है ना, वो लाइट के इंटेंसिटी में फोटो सेल लगा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे और भी लाइफ के हमारे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे फोटो सेल का यूज़ किया जा रहा है, और उसमें किसी की मॉनिटर या मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बस लगा देना है, वो उसी हिसाब से जिस पर्पज़ के लिए लगाया गया वो अपना वो काम करता रहा है। तो ये एक बड़ा अप्लीकेबल डिवाइस बना हुआ है आज की डेट में। और आज की डेट में बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी आदमी ना भी देखे तब भी आदमी पकड़ा जाता है कि कौन क्या करके गया, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी होते रहते हैं, वो फ़ोटो भी आ रहे, रिकॉर्डिंग। मान लो इस गली में कोई गया, कैमरा लगा हुआ गली में 2-4 जगह, तो क्या है, अगर मान लो किसी के घर में गया, उसने सामान निकाल के चल दिया, वो सोचा कोई नहीं देखा, सही बात है कोई नहीं देखा, लेकिन उसके जाने लाइट के इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होके आने से वो जो कैमरा है उसमें उसका फ़ोटो बन गया, वो रिकॉर्ड भी कर लिया उसने। अब रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है तो रिकॉर्ड भी कर लिया। अब अगर चोरी को सुबह उठेंगे लोग बात करेंगे तो बता, अब तो ऐसा भी हो गया कि एक रिकॉर्डिंग 14-15 दिन तक आपके पास वो स्टोर होता रहता है, 14-15 दिन के बाद आपको डिलीट करना होता है, 14-15 दिन बाद डिलीट करेंगे ताकि उस पर स्पेस बन जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद लोग रात में छोड़ी तो सुबह लोग ढूंढेंगे, अरे ये सामान गायब हो गया, ये सामान गायब हो गया, ये चीज़ गायब हो गया, फिर जाएंगे भाई जहाँ कैमरा का ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है वहाँ जाएंगे, जाकर देखेंगे कि रात भर में तो कौन सा टाइम में कौन आया, किसके घर में गया, कौन गया, किसके साथ था, वो सब समझ में आ जाएगा। दुश्मन था, दोस्त था, घर वाले थे, फिर इस तरह से तो सारी चीज़ें पता चल रही। तो अब आसान हो गया इस तरह के एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को पकड़ना है। पहले तो लोग देख नहीं पाते थे रात में कौन आया कौन गया, अब आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है फोटो सेल्स के। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। अब आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अभी तो हम लोग फोटोन कर रहे थे, अब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। आगे चले हम लोग।